प्यारे दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि पता है कि हम इस चैनल के माध्यम से एनटीए नेट, जेआरएफ सेट, टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। ये क्लास मूलतः प्रमुखतः यूजीसी नेट, जेआरएफ सेट के लिए है, ठीक है? कुछ चैलेंज प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको देने हैं। आपको पता है जब भी मैं मेरी वीडियो पर मैं अक्सर आपको बोलती हूँ कि पेन कॉपी लेकर रखें। टॉप 10 प्रश्न ही हैं। इन टॉप 10 प्रश्नों में से उम्मीद कीजिए कि आज आपको 8 या 7 प्रश्न क्लियर करने ही हैं। 7 सभी के सही होने चाहिए, है ना? जिनके 8 सही होते हैं, 9 सही होते हैं तो बहुत अच्छी तैयारी है उनकी, यही समझूँगी मैं। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। वीडियो को पॉज़ किया करिए, अपना आंसर चूज़ करें, इसके बाद मेरे आंसर की तरफ ध्यान दें, है ना? पहला प्रश्न आता है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 इतिहास ग्रंथों की रचना की, जिनमें से क्रमशः शामिल नहीं है। अपभ्रंश साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी भाषा का विकास या आधुनिक हिंदी साहित्य, है ना? यहाँ ए बी, बी सी डी, ए सी डी, ठीक है? यहाँ पर कूट में है। आपको पता है कि एनटीए के द्वारा जो प्रश्नोत्तरी हमारे समक्ष प्रस्तुत की जाएगी परीक्षा में, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कूट में ही होते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि कूट वाले प्रश्नों को ज़्यादा सॉल्व करें। यहाँ पर बताना चाहूँगी सबने अपना आंसर चूज़ कर लिया है। हमारा जो करेक्ट आंसर है वो सी नंबर करेक्ट है, यानी 3 नंबर करेक्ट है, ए, सी, डी, है ना? ए, सी और डी ये आचार्य द्विवेदी जी के इतिहास ग्रंथों में शामिल नहीं है, है ना? बताना चाहूँगी फ्रेंड्स कि यहाँ पर जो हिंदी अपभ्रंश साहित्य की भूमिका है ना? तो वो अपभ्रंश साहित्य की भूमिका नहीं, जबकि हिंदी साहित्य की भूमिका होनी चाहिए। 1940 में ये इनका इतिहास ग्रंथ था, लेकिन यहाँ पर मैंने अपभ्रंश टाइप किया है। और आपको पता है कि हिंदी भाषा का विकास 1924 में प्रकाशित श्याम सुंदर दास का है इतिहास ग्रंथ है, और वहीं पर अ, हिंदी मतलब आधुनिक हिंदी साहित्य जो है वो नंद दुलारी वाजपेयी जी का है, जो कि 1950 में प्रकाशित हुआ है ना? तो देख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न बनने के चांस हैं, प्रश्न बनते भी हैं। महत्वपूर्ण को ज़रूर देखिएगा, जैसे डॉक्टर रामकुमार वर्मा हो गए, गणपत चंद्र गुप्त हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं, है ना? राम स्वरूप चतुर्वेदी हो गए, तो इनके देख लीजिएगा। आचार्य शुक्ल विशेष हैं ही, मिश्र बंधु, है ना? जॉर्ज ग्रियर्सन, इन सब का देख लीजिएगा क्योंकि इनके कई बार पूछे गए हैं। तो ऐसे प्रश्नों पर अपनी दृष्टि ज़रूर जमाए रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न फिर हमारा बनता है, जैसे ही प्रश्न आया वीडियो को पॉज़ करें, प्रश्न को जल्दी से पढ़ने की कोशिश करें और अपना आंसर देने की कोशिश करें, है ना? हमारा प्रश्न बनता है, अपभ्रंश भाषा की महत्वपूर्ण विशेषताओं में शामिल नहीं है। अपभ्रंश को उकार बहुला भाषा कहा गया है। अपभ्रंश वियोगात्मक भाषा की श्रेणी में आती है। डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी ने अपभ्रंश और मध्यकालीन आर्य भाषा के बीच की कड़ी को अवहट्ट कहा है। अपभ्रंश में 2 वचन और 2 लिंग मिलते हैं। अब यहाँ पर आपको सही आंसर चूज़ करना है, तो बताना चाहूँगी कि सबने आंसर अपना चूज़ कर लिया, क्योंकि उम्मीद मैं यही रख रही हूँ। कोशिश यही रहती है कि वीडियो फ़ास्ट आप तक पहुँच जाए। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है, सी नंबर हमारा करेक्ट है ना? कि डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी ने अपभ्रंश और मध्यकालीन आर्य भाषा नहीं, वहाँ होना चाहिए था आधुनिक आर्य भाषा, है ना? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बीच की कड़ी को अवहट्ट कहा है, ना कि मध्यकालीन आर्य भाषा के बीच की कड़ी को, ठीक है? तो इसलिए हमारा ये जो है वो अपभ्रंश की महत्वपूर्ण विशेषताओं में शामिल नहीं है। यही हमारा राइट आंसर हो गया, सी नंबर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करें, आप शेयर भी किया करें, और ये जो लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके रखें। एक बार सभी मित्र बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरा जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच जाए। प्रश्न बनता है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया? डॉक्टर हार्नले, डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन या फिर डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा? है ना? सबने अपना आंसर चूज़ कर ही लिया है। हमारा करेक्ट आंसर ए नंबर है, डॉक्टर हॉर्नले, है ना? डॉक्टर एएफआर, है ना? एएफआर हॉर्नले ने आर्य भाषाओं का सर्वप्रथम वर्गीकरण किया है। अब इनका वर्गीकरण आप ज़रूर देख लीजिएगा फ्रेंड्स, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रश्न कुछ हट के मतलब कुछ अलग टाइप के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, तो देख लीजिएगा। वंशिका ज़्यादा परेशान कर रही है आज। अगला प्रश्न बनता है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यह पुस्तक न तो वस्तु के विचार से, माफ कीजिएगा, प्रश्न बनता है कि यह पुस्तक न तो वस्तु के विचार से और न भाषा के विचार से अपने असली और मूल रूप में कही जा सकती है।
यह कथन आचार्य शुक्ल का किस प्रकरण तथा किस ग्रंथ के संबंध में है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स आदिकाल के प्रकरण पढ़ना, क्योंकि अभी प्रश्न ऐसा नहीं है कि पहले नहीं बनते थे, पहले यानी पुराने प्रश्न पत्रों में इसका जिक्र है कि कौन सा कथन किस प्रकरण से लिया गया है, लेकिन वहां प्रकरण को वो शो नहीं करते थे, लेकिन बट अभी क्या है, वो प्रकरण को शो करते हैं, है ना। जो अभी इकाई मतलब आपके आदिकाल से जो प्रकरण लिए जा रहे हैं आचार्य शुक्ल के कथनानुसार, स्पष्ट लिखते हैं कि किस प्रकरण में यह बात उल्लेखित है, इसका उल्लेख किस प्रकरण में है ना। तो यहाँ पर बड़े ध्यान से देखिएगा वीडियो को, ये प्रश्न को पढ़ लीजिए। प्रकरण 3 विशल देव रासो के लिए है, या प्रकरण 4 विद्यापति पदावली के लिए, या प्रकरण 2 पृथ्वीराज रासो के लिए, या इनमें से कोई नहीं। उम्मीद करती हूँ सबने अपना आंसर चूज कर लिया है। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ए नंबर करेक्ट है। प्रकरण 3 विशल देव रासो के लिए आचार्य शुक्ल का यह कथन है ना। आगे देखते हैं। अच्छा हाँ, ये भी कहना चाहूंगी विद्यापति को आपको पढ़ना है। जब भी आप मेरी वीडियोस पर आए फ्रेंड्स, चारों ऑप्शनों को आप जरूर देखा करें, है ना। जो ऑप्शन लिए गए हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने हारने का जिक्र किया, लेकिन आपको यहाँ चटर्जी जी का, ग्रियर्सन जी का और वर्मा जी का आपको वर्गीकरण देखना ही देखना है। ठीक है, मैं इनको अलग से प्रश्नोत्तरी के रूप में नहीं ला पाती हूँ, क्योंकि इतना ज्यादा प्रश्नोत्तरी टाइप कर नहीं पाती हूँ, इसलिए मैं उनको ऑप्शन में रखती हूँ, ये बताने के लिए कि आपको मतलब आपको इनको पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर विद्यापति पदावली को मैंने लिया है, पृथ्वीराज रासो को मैंने लिया है, यदि तो आप इनको देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने के ज्यादा चांस रहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल ने राम भक्ति काव्य में श्रृंगारी भावना का प्रवर्तक किसको माना है। तुलसीदास को, ईश्वरदास को, नाभादास को, लालदास को, रामचरण दास को। तो इसका उत्तर सभी को देना है। ठीक है, 5वें नंबर का उत्तर सभी को देना है। आपसे आता है तो भी दे, नहीं आता है तो भी दे। तुक्का मारे, क्वेश्चन मार्क टाइप करें, जैसे भी आपको लगा, या फिर आपने पढ़ा नहीं है, आपने कहीं पढ़ा है, जो भी आपके मन में आएगा सभी लोग टाइप करेंगे, है ना। कि आचार्य शुक्ल ने राम भक्ति काव्य में श्रृंगारी भावना का प्रवर्तक किसको माना है, या किसके काव्य में सर्वप्रथम श्रृंगारी भावना देखने को मिलती है, किसके वर्णन में, है ना, किसके रचनाओं में श्रृंगारी भावना देखने के लिए मिलती है ना। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न फिर बनता है कि प्रेत का बयान किस विधा की रचना है, कविता, कहानी, नाटक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर सभी को देना है। ठीक है, 5 और 6, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 का उत्तर सभी मित्र को देना है। प्रेत का बयान किस विधा की रचना है और किसकी रचना है, आप चाहे तो बता भी सकते हैं किसकी रचना है। तो बड़े ध्यान से वीडियो को देखा करें, इसका उत्तर दीजिए। बड़े ही सामान्य से प्रश्न है, दोनों ही बहुत सामान्य से प्रश्न है, आपके ऑथेंटिक पुस्तकों में इन सब का जिक्र है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित महिला कहानीकारों का हमें सही अनुक्रम बताना है। राजी सेठ, मंजुल भगत, मृदुला गर्ग, ममता कालिया, है ना। अब इनको हमने लिया है तो इनकी कहानियां तो आपको रटी होनी चाहिए, पर इनकी कहानियां रटने से आशय है कि इनकी जो कहानियां फ्रेंड्स वो इम्पोर्टेंट ही पढ़ने हैं, ना कि सभी रट लेने हैं। ठीक है, तो बताना चाहूंगी जो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर ए नंबर करेक्ट है, क्योंकि राजी सेठ 1935, मंजूर भगत 1936, मृदुला गर्ग 38 और ममता काले 1940 में इनका जन्म सही क्रम अनुक्रम यही है ना। बड़े ध्यान से देखिएगा, समझ सकते हैं। मैं तो अक्सर बताती चली आई हूँ पुरानी वीडियो में कि मैंने 19 को कट किया, जैसे 1936 है ना, तो मैं 19 तो फिर मैं समझ गई कि 36 के हैं, 1900 के सन के हैं, मैंने इसको कट किया। मैंने 36, 35, 36, 38, 40 याद किया, दो दो को ऐड करती गई, और इस तरह बहुत मतलब बहुत ज्यादा मैंने ऐसे ट्रिक बना के याद किए थे रचनाकारों के रचनाओं को, है ना। मैंने जिक्र किया कि 500 रचनाओं को मैंने फ्रेंड्स इस तरह याद किया है। आप चाहें तो इसको अपना करा याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साहित्य नवनीत नाम से किसके निबंधों का संग्रह प्रकाशित होता था। राधाचरण गोस्वामी, रामविलास शर्मा, मिश्र जी, या फिर व्यास जी, है ना। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर बताना चाहूंगी। उम्मीद करती हूँ कि सब वीडियो पॉज करके आप आंसर जरूर देख लेते होंगे अपना। बताना चाहूंगी फ्रेंड्स कि देखिए अभी जैसे आवेदक हुए हैं, है ना, 10 लाख आवेदकों में, अब मैं ये नहीं कहती कि 1 लाख आवेदक ऐसे हैं जो बड़े सीरियस होकर तैयारी करते हैं, लेकिन इतना बताऊं, जैसे 50,000 हैं तो 50,000 आवेदकों में 2,000 ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं, मतलब परीक्षा को बिल्कुल क्वालिफाई करने के उद्देश्य से तैयारी कर रहे हैं। और जिनमें सिलेक्शन किस किस कितना होना है, 1,000 का ही होना है ना। तो आपको मैं चाहती हूँ कि आप लोग उसी श्रेणी में आते हैं कि बड़े ध्यान से जी जान लगा करके आप तैयारी करके बैठे हैं। बहुत लोग दिग्भ्रमित हो रहे हैं, कह रहे हैं कि मैम एग्जाम की डेट फिर चेंज होने वाली है, इस पर ध्यान ना दीजिए, अभी जितना आपको समय मिला है स्टडी कर लीजिए,
है ना। एग्जाम तो होगा ही, एग्जाम होगा, ऐसा नहीं कि एग्जाम नहीं होगा, भले आगे पीछे कुछ कर दिया जाए। फिर यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है 8वें प्रश्न का, है ना। हमारा करेक्ट आंसर डी नंबर है, अंबिका दत्त व्यास। ठीक है, अंबिका दत्त व्यास हमारा करेक्ट आंसर है। साहित्य नवनीत नाम से इनके अंबिका व्यास जी के निबंधों का जो संग्रह है वो प्रकाशित हुआ है। ठीक है जी। वहीं प्रताप नारायण मिश्र हैं, तो इनके इन निबंधों का जो पहला संकलन है वो निबंध नवनीत नाम से प्रकाशित हुआ है। और इन्होंने सब मतलब निबंध लिखे 151 ने, ये प्रताप नारायण मिश्र। इनके निबंधों को फ्रेंड्स जरूर देख लेना, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं इनके निबंध। साथ ही साथ इन्होंने कितने प्रकार के निबंध लिखे हैं, इन्होंने कौन कौन से सामाजिक निबंध लिखे हैं, कौन से राजनीतिक, कौन से धार्मिक, कौन से ललित, कौन से भाषा संबंधी निबंध लिखे, ये चीजें आप जरूर देख लेना, है ना। ये इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए इसको देख लेना। आचार्य शुक्ल ने हिंदी का एडिशन किसको कहा है, ये चीजें भी देख लेना, है ना। अभी जिक्र मैं करती जा रही हूँ उनके नाम का, उम्मीद करती हूँ कि आपने बिल्कुल कैच कर लिया होगा। यहीं पर आपको राधा चरण गोस्वामी को पढ़ना है, क्योंकि इनका जो निबंध है यमलोक की यात्रा, ये इंपॉर्टेंट है। आपको रामविलास शर्मा पढ़ना है, मिश्र जी को पढ़ना है, अंबिका दत्त व्यास को पढ़ना है ना। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कविता में उनका संस्कार है, गद्य में विचार है, भारतेंदु के बारे में ऐसा किस आलोचक का कथन है ना। आचार्य शुक्ल का, शर्मा जी का, वर्मा जी का या चतुर्वेदी जी का। तो इन सबको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इनको नहीं छोड़ना है फ्रेंड्स। ABCD में जो ऑप्शन है, इनको इनके निबंध को जरूर आप देख लेना, इनकी आलोचनाओं को देख लेना। यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है डी नंबर करेक्ट है, राम स्वरूप चतुर्वेदी का यह कथन है। ठीक है, कविता में उनका संस्कार है, गद्य में विचार है ना। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न फिर बनता है हमारा, और ये भी हमारा चैलेंज प्रश्न ही है। बताना है कि भारतवर्ष नदियों का देश है, बेशक यह ख्याल ही उनका हत्यारा है, यह दूसरी बात है कि इस बार उन्हें पानी ने मारा है। उपयुक्त कविता धूमिल की किस कविता से लिया गया है ना। बड़ा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि आपको इकाई 5 से कविताएं तो देखनी है। कविता किस में संकलित है, किस काव्य संग्रह में। जैसे नक्सलवाड़ी हो गई तो संसद से सड़ा तक में संकलित है, 1972, है ना। मोचीराम भी संसद से सड़ा तक में ही संकलित है, अकाल दर्शन भी। जबकि रोटी और संसद जो है वो कल सुनना मुझे 1977 में काव्य संग्रह में संकलित है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। साथ ही यहाँ देख लेना, जितनी भी कविताएं हैं सबका तो मैं पढ़ने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो महत्वपूर्ण है, उसका मेरी पिछली वीडियो में मैंने जिक्र किया है। आपको देख लेना इनके कुछ काव्य पंक्तियां, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर सभी को देना है कि ये कहाँ से लिया गया है, नक्सलबाड़ी से, मोचीराम से, अकाल दर्शन से, या फिर रोटी और संसद से, है ना। तो सबको इसका उत्तर देना है। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तो आपको आज की क्लास कैसी लगी, लाइक और कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक अवश्य सेंड करें। वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।